स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे पहला ऑपरेशन वेक्टर को ऐड करने का तरीका 3 + 4 5 कैसे होता है, यह अब आप सीखने वाले हो इसमें। तो पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन की। एडिशन के लिए 3 हमारे पास तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों जो है 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर हों तो हम यूज़ करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद ट्रायंगल। ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, ये बात बता देता हूँ मैं अभी आपको। तो पहला देखिए क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना लिखने में 1 नंबर उसको मिल जाते हैं। तो पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी है ये, पहली बार में समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम पढ़कर उसको यहाँ समझाऊंगा मैं अभी आपको, और इसमें सारा रिजल्ट आपको आ जाएगा इसी बोर्ड पर। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कहता है, वो कहता है कि इफ़ two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram, लेकिन drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसने बात क्या बोली है वो मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कहता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है, सपोज़ मेरे पास यहाँ पर 2 वेक्टर मैं बना लेता हूँ। एक वेक्टर मुझे यहाँ दिया हुआ है, सपोज़ इस तरह से, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, थोड़ा स्केल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक मेरा वेक्टर सपोज़ यहाँ पर हो गया, ये इस तरह से, ये 2 वेक्टर हो गए, ऐसे हम बना लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये हो गई, और ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ये, और एक मेरा वेक्टर ये हो गया। तो इन 2 वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ये अलग अलग पड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हेल्प करेगा हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ये 2 वेक्टर सपोज है हमारे पास। एक वेक्टर को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मेरा वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो एक पैरेललोग्राम जिसकी ये 2 एडजेसेंट साइड्स हों, यानी हमें इसको 2 इन वेक्टर्स को लेकर हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें ये दोनों वेक्टर उसकी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ आपका वेक्टर ए। तो मैं वेक्टर ए ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रांसलेशन की हेल्प से मैं वेक्टर को कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ए को इस तरह से, जो मुझे वेक्टर दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया मेरा, मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक। और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाए। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ, एंगल बी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा डायरेक्शन हो गई, ठीक। इसकी डायरेक्शन थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आए। मान लीजिए दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है आपका ओ, और ये एक वेक्टर हो गया मेरा, इसको वेक्टर मैं कहता हूँ ए, और ये वेक्टर हो गया मेरा बी। तो ये वेक्टर मेरा ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं जो कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक। मानते हैं दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है दोनों के बीच में, ठीक। अब ये पैरेललोग्राम की अगर 2 साइड हैं तो इससे मिलकर एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो जब 2 वेक्टर दिए हों आपको ऐसे, तो आप उसका एक पैरेललोग्राम बना लें। इसी वजह से इसका रूल का नाम भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है। इसी तरह से इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, और यहाँ हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहते हैं जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है, तो उसका जो डायगोनल होगा, और वो डायगोनल कहाँ से ड्रॉ करना है आपको, डायगोनल यहाँ भी होगा और डायगोनल ये भी होगा। तो उसी पॉइंट से बनाना है जहाँ से दोनों वेक्टर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम डायगोनल बना दें, और अगर ये डायगोनल बना दें तो यही डायगोनल जो है रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा यानी एडिशन होगा वो इसका डायगोनल शो करेगा। यानी ये होगा इसका रिजल्टेंट, जिसको हम आर से लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ग्राफिकली तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने किया, ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ। 2 वेक्टर्स हैं जो एक पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम,
विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, जहाँ से वो दो वेक्टर बन रहे हैं उन्हीं पॉइंट से हम अगर डायगोनल ड्रॉ करें तब वो डायगोनल आपका रिजल्टेंट शो करेगा। ऐसा ना हो कि अब इस डायगोनल की बात नहीं हो रही है, उसी पॉइंट से जहाँ से टेल मिलाकर ये दो वेक्टर हमने लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात को ध्यान रखेंगे कि हम टेल टू टेल करते हैं। इस केस में अरेंजमेंट जो होगा वेक्टर्स का वो टेल टू टेल किया जाता है और दो वेक्टर गिवन वेक्टर को टेल टू टेल मिलाकर एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया जाता है। अब हमारे पास रिजल्टेंट तो आ गया, आर तो आ गया, लेकिन इस आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये जो आर आया रिजल्टेंट, इसको हम ऐसे लिख तो सकते हैं ए प्लस बी, लेकिन मान लीजिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो क्या इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा? नहीं, ये वेक्टर हो रहा है, अब ऐसा नहीं आने वाला। अब ये सीखने वाले हो, सॉरी, चलिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये क्या वैल्यू आएगी ये डिपेंड करता है कि इसके बीच में एंगल क्या है। यानी एंगल जरूर आना चाहिए उस फॉर्मूले में जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हों मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पर हम क्या इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका रिजल्टेंट का, ठीक है, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये अभी तक तो नहीं पता चला हमें। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसमें अभी इतना बताया नहीं गया, सिर्फ रूल बता दिया गया कि रिजल्टेंट ऐसे आएगा। अब हम उसको मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे और मैथमेटिक्स यूज़ कर कर हम इस आर का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और हम इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर होगा और उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड सीधा अलजेब्रिक सम नहीं होगा, उसमें वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि हो सकता है ये वेक्टर एंगल यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आएंगे। तो हम यहाँ अब निकालने जा रहे हैं इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड। तो इसी को हम अगर ड्रॉ करें, स्केल का यूज़ फिर करना पड़ता है। चलिए देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो ये हम उसको ड्रॉ करते हैं इस तरह सीधा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ध्यान रखें जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी तो कितना एंगल होगा, सेम वही होगा, थीटा, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, ये हमारा पॉइंट हो गया, यहाँ पर हो गया सपोज P, ये हो गया Q, ये हो गया S, ये नॉर्मल डाला यहाँ पर, ये N हो गया, यानी यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये थीटा था यहाँ दोनों एंगल के बीच में, तो वो दोनों एंगल का, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो एंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए अभी हम जा रहे हैं पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और इसका अगर डेरिवेशन आता है बोर्ड के एग्जाम में तो वो भी बड़ा सिंपल समझ में आने वाला है। तो देखें इसके अंदर क्या है, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, नॉर्मल डाला है हमने, कौन सा, ओ एस एन, ओ एन एस या ओ एस एन, राइट ट्रायंगल ओ एन, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लगाने वाले हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये इस ट्रायंगल की बात करें हम, इस ट्रायंगल में सिर्फ इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, दिस, अच्छा ये जो है कितना, ये बी है आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी, ये बी है साइड, तो ये साइड हम निकाल सकते हैं, दिस अपॉन दिस साइन थीटा, यानी ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी आपकी बी साइन थीटा, ये तो निकाल सकते हैं आप इजीली। ये दिस अपॉन दिस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका इतना पोर्शन बी कॉस थीटा, इतनी बात नोट कर लीजिए आप एक, ठीक है। इस एंगल से इस साइड को और इस साइड को निकाला जा सकता है। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, किसने, बड़े ट्रायंगल में, तो उसके हिसाब से जो आपका हाइपोटेन्यूज है यानी ओ एस, उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर किया जा सकता है। अब ओ एस क्या है, हमारा रिजल्टेंट है, स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मान लेते हैं इसको, यानी वेक्टर का किसी का भी स्क्वायर करें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है। एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, कोई वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना, जब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, और इसको हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिखते हैं, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, या इसको और इस तरह से भी आप लिख सकते हो,
ये बात है नोट कर लेंगे, यानी दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हम इसका जो ओ एस है, जो आर है, तो यानी आर वेक्टर का स्क्वायर नहीं, आर का स्क्वायर हो गया सिंपली। अच्छा, ओ एन क्या है? ओ एन है, ओ एन यहाँ से यहाँ तक यानी दिस, तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एस एन जो है वो आपका है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो, मैथमेटिक्स करो थोड़ी सी, दिस स्क्वायर, तो दिस बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन करूँ मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो अंदर मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप वैल्यू जानते ही हो आप इसकी क्या होगी, और 2ab कॉस थीटा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, और ये हमारा आर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दो तो ये आपका स्क्वायर रूट आ गया। बस ये रिजल्ट आपको याद रखना, ये रिजल्ट ही याद रखना आपको। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है, यही मैग्नीट्यूड है। अब मैंने कहा था कि जो वेक्टर आप ऐड करते हो तो उसमें एंगल का रोल जरूर आएगा। ये देखिए एंगल है, ये एंगल हमें बताएगा कि ये क्या है, एंगल चेंज होता रहेगा तो उसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड का, यानी 3 और 4 वो आपको मिल जाएगा। यानी जैसे मैं यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 3 लेता हूँ और बी की वैल्यू 4 लेता हूँ और उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कर देता हूँ, तब क्या होगा? ठीक है, वही बात आपकी जो मैंने आपको पूछी थी, यानी ए अगर 3 हो, बी अगर 4 हो और थीटा अगर 90 डिग्री हो, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 25 अंडर रूट, यानी आ जाएगा 5। तो इस बात का आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वो आ सकता है। तो हमारे मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन सिर्फ रह गई है। तो डायरेक्शन मैं बना देता हूँ यहीं पर, ये आप नोट कर लीजिए। ये दो एंगल स्टार्टिंग में लिए थे हमने, इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन रह गई है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करें, अब हमने मैग्नीट्यूड तो मिल गया रिजल्टेंट का, हमें पैरेललोग्राम ने, लॉ ने हमें बताया कि इस तरह से अरेंज करेंगे, और हमने मैथमेटिक्स लगाई और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आर का, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली हमने इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला, लेकिन डायरेक्शन क्या बताओगे आप इसकी? डायरेक्शन बताने के लिए हमें कोई रेफरेंस ज़रूर लेना होता है। तो या तो हम इस वेक्टर को रेफरेंस ले लें या इस वेक्टर को रेफरेंस लें। अगर मैं इस वेक्टर को रेफरेंस लेता हूँ तो ये एंगल जो होगा, इसको अगर मैं बीटा बोलता हूँ, तो ये एंगल बता देगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आप अल्फ़ा मान लो, कोई दूसरा वेक्टर बता सकते हो। तो मैं अगर बी का यूज़ करके बताऊँ तो बता सकता हूँ। यानी मैं अगर इसकी डायरेक्शन बताना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इट इज़ 10 बीटा, ये डायरेक्शन कहलाएगी इसकी। ठीक है, और ये होगी किसके बराबर? इसी ट्रायंगल में आप देख लो, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? बी साइन थीटा, और बेस में आप जोड़ दीजिए पहले वेक्टर ए, उसके बाद बी, उसके बाद कॉस थीटा ऐड कर दिए, तो यही आपकी डायरेक्शन होगी। इसको भी आपको रिजल्ट को याद रखना है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसको याद रखने का तरीका, अगर मैंने वेक्टर ए बी क्यों लिए, क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा मैं ये करता हूँ तो याद भी रहता है। तो नीचे हमेशा ये हो जाता है ए बी सी, है ना, कॉस का सी आ गया, तो ए प्लस बी और सी, तो ए बी सी बन गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। एक तरीका अपना अपना हम बना लेते हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं अगर अच्छा लगे। और ऊपर जो है आपका फिर याद रखने में आसानी होगी, ऊपर बी साइन थीटा है। तो बहरहाल छोटी सी चीज़ें बार बार करोगे वैसे भी आपको याद होगी और शॉर्टकट सा लगने लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट करें, और यही रिज़ल्ट हमारा ट्रायंगल लॉ का भी आता है, और उसको भी हम आप समझेंगे इसके बाद। तो इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। सेकंड लिख लिया है मैंने पहले से, टाइम ना वेस्ट हो, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले हम। दिस लॉ सेज इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side
ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, बहुत लंबा चौड़ी डेफिनेशन है कि हमारे पास अगर पहले की तरह दो स्केल का यूज़ नहीं करने वाला, ठीक है, एक ये हमारे पास दिया हुआ है और एक मान लीजिए ये दिया हुआ है, अगेन दिस इज़ वेक्टर ए और दिस इज़ वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर ऐड करना चाहता हूँ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐसा कर सकें कि एक ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसलेट वगैरह करके हम लगा सकते हैं और दो साइड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, दे शुड बी टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी इसकी जो एरो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब होगा क्या, इस तरह से होगा, मान लीजिए वेक्टर ए ये है आपका, ये वेक्टर ए है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ट्रायंगल का एक साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, बी दूसरी साइड रिप्रेजेंट करे, और ये एरो जो है ना, अब मुझे यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाऊंगा तो क्या फ़र्क होगा, और यहाँ लगाता हूँ मैं इस दूसरे को तो ये क्या, इसमें इससे क्या बात होगी। देखिए अब एरो इस तरह से बन रहा है, यही कहना चाह रहा था कि दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। जब हम ऐसा लेंगे तो इसका जो होगा हेड और इसका टेल यहाँ जुड़ेगा, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, टेल को जोड़ा था, तब हम स्टार्ट किया हमने, इसमें हेड और टेल की बात होगी, यानी हेड पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का टेल जोड़ोगे तो ट्रायंगल लॉ में इस तरह से हमें किया जाएगा। अब जो उसकी थर्ड साइड है वो क्या करेगी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। उसके अंदर डायगोनल रिजल्ट होती थी, इसके अंदर क्या होगा, थर्ड साइड जो होगी वो वेक्टर होगी ना, स्ट्रेट लाइन होगी, उसका एक एरो हेड होगा, लेकिन पहले तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते तो ये इस तरह से होगा, इसका टेल और इसका हेड जोड़ देंगे, ठीक। अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहता है टेकन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी होगी क्लॉकवाइज, तो इसका एरो हेड यहाँ आएगा इस तरह से, सॉरी ये ऐसे जा रहा है और ये होगा इस तरह से, तो ये जो हो ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो अब ट्रायंगल लॉ कहता है ये हो गया रिजल्टेंट आर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको देखकर कभी भी आप ये ना सोचें कि सिंपली ऐड हो रहा है, नहीं, ये वेक्टर नोटेशन में तो हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन असली में इसके अंदर जो डायरेक्शन है उसकी वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उसमें एंगल का रोल होगा। अब इसमें एंगल क्या होगा, अगर एंगल आपको समझ में आ गई हो बात, तो यहाँ पर अब एंगल ये नहीं होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर है और इस वेक्टर के बीच की बात हो रही है, तो ये वाला एंगल भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका हेड टेल है और उसके लिए हमें टेल या हेड लेना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको आगे करेंगे इस तरह से, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल आएगा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की सेम ऑर्डर में, और जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में, वो उसका रिजल्टेंट है। अब बात यहाँ तक समझ में आती है, लेकिन अभी भी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हमें ना मैग्नीट्यूड पता है इसका, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का भी पता नहीं है अभी भी, और इसकी डायरेक्शन भी पता नहीं है। तो उसके लिए हमें अभी फिर वही काम करना पड़ेगा, एनालिटिकल मेथड यानी मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ी। तो अब मैं करने जा रहा हूँ, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो यहाँ से ये मेरा अगर पॉइंट मान लीजिए हो जाता है ओ, इसको हम बोलते हैं पी। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया मान लीजिए एन, ठीक है, ये ओ पी, ये हो गया क्यू, इस तरह से ले लेते हैं ये क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये दोबारा क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, ऐसे ही जैसे उसमें हुआ था, सेम बिल्कुल वैसा ही है, और ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल में बात करते हैं, छोटे वाले में। अब ये सारी चीज़ तैयार हैं, बस हमें क्या करना, रिजल्टेंट जो हमारा ये है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको काम को करेंगे। तो इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखें, ये आपका राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ओ पी एन में बात करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी है ना। पीजीटी तो पढ़ाने वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ समझ लें आप, उसकी बात नहीं हो रही, पढ़ा तो हम रहे हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके हिसाब से इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, बस वैल्यूज रख दें आप। ये तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, मैं समझा सकता हूँ, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और पी एन है आपका बी साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। इसको कर दीजिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है, रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए
बी कॉस थीटा और ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर पहले लिखेंगे और बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा भी है, साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो वो अंदर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ये जाएगा 2ab कॉस थीटा और ये r है और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। बस आ गया। तो इसको आप दोबारा लिख रहे हैं तो 2 बार लिखने से याद हो जाएगा, नहीं तो 3 बार 4 बार जितनी बार लिखना चाहें आप कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन वैसे लिखेंगे इसकी, डायरेक्शन जो है, अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये रिजल्टेंट के पास चॉइस क्या है कि हम इसके साथ बता सकते हैं कितना एंगल बन रहा है इसका। तो इसको हम बोलते हैं बीटा अगेन। तो हमारी जो डायरेक्शन होगी है ना, तो वो हो जाएगी, हमें लिख सकते हैं 10 बीटा इज रिप्रेजेंट दिस। तो ये सेम वैसा ही होगा, नीचे आपका आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा यानी ABC वाली बात हो जाएगी और ऊपर b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने डायरेक्शन भी लिख दी, तो ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन निकाल ली। तो ग्राफिकली आपने देखा, ठीक, ग्राफिकली आपने देखा ट्रायंगल लॉ क्या बताता है और इसी का यूज़ करते हुए हमने इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाली। हमारा दोनों ही केस सेम है क्योंकि दोनों ही 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए बताता है। तो ये हमारा होता है इसका रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और ये जो है आपकी डायरेक्शन होती है। इसके बाद अगर हमारे पास 2 वेक्टर से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए आता है आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आप नोट कर लें, तब मैं वो लिखकर उसकी डेफिनेशन उसको भी मैं समझाता हूँ। थर्ड लॉ है पॉलीगॉन लॉ। इफ़ क्या कहता है, इट सेज इफ़ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी 2 से ज़्यादा की बात अगर है आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। कोई बात नहीं, दोनों की तरह यहाँ भी समझ लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आ रही डेफिनेशन, मान लीजिए एक आपके पास वेक्टर है a इस तरह से, एक वेक्टर आपके पास है b इस तरह से, लेकिन 2 तक बात नहीं, अब तीसरा भी कोई वेक्टर दिया हुआ, मान लीजिए c है आपका ये वेक्टर। ये 3 वेक्टर हैं हम 2 की जगह। अगर इसका आपको बताना है कि क्या रिजल्टेंट होगा तो इसके लिए इस पॉलीगॉन लॉ का यूज़ करते हैं और ये पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि इन तीनों को अगर हम एक साइड बना दें पॉलीगॉन की, टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रांसलेशन का यूज़ करते हुए मैं यहाँ इसको बना सकता हूँ। मैंने वेक्टर a बनाया, इसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन मैंने वही रखी, ठीक है, और यहाँ पर a लिया। जैसे वेक्टर हमने किया था ट्रायंगल लॉ में, हमने क्या यूज़ किया था, हेड और दूसरे का टेल जॉइन करना। तो इसका हेड लिया और इसका दूसरे वाले का यहाँ टेल मिला दिया ऐसे। तो ट्रांसलेशन वेक्टर से मैंने इसको ऐसे बनाया, ये मेरा बन गया वेक्टर b टेकन इन द सेम ऑर्डर। c लिया, अब c को मैं यहाँ लाता हूँ ट्रांसलेशन करके यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ मेरा बन जाएगा वेक्टर c। तो ये क्या बना, एक ओपन पॉलीगॉन बना। यही बात बताई कि जो भी आपको वेक्टर दिए हुए हैं, इफ़ दे आर रिप्रेजेंटेड द साइड्स ऑफ ए ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, इतनी बात आई, देन द रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, देन रिजल्ट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो इसको क्लोज कर देते हैं और साइड बना देते हैं ये, ठीक है, ऐसे बनेगी। यहाँ मैं थोड़ा सा छूट दिया, आपको मिला देना, ठीक। तो ये इस तरह से क्लोजिंग साइड होगी और वो होनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर ऐसे आ रही है देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगी क्लॉकवाइज, तो उसका एरो लगेगा ऐसे, तो ये इसका हो जाएगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों वेक्टर का सम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो ये बात कहता है। अब इसका रिजल्ट और इसका मैग्नीट्यूड वही तरीका है, यानी हम रिजल्ट निकालने के लिए 2 वेक्टर्स एट ए टाइम ही ले सकते हैं जब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर बात आ जाएगी फिर वही ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ की, यानी हम a और b का पहले निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, देखिए ये वाला वेक्टर, ठीक है, यानी इसका और इसका सम करेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा इसका। इसके रिजल्टेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा करके इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा r। तो ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, ये r हो गया। अगर मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये a b c ये d हो जाता है मेरा, तो d प्लस c मिलकर ये बन जाता है। कहने का मतलब दिस प्लस दिस ये हो गया और दिस प्लस दिस, तो ये जो है मेरा, ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट c वेक्टर हो गया।
तो ये हमारा पॉलीगॉन लॉ था और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैसे निकाली जाती है जैसे उस केस में निकाली जाती थी। अब मैं कुछ आपको स्पेशल केस करा देता हूँ इसके, नीचे गिर गया था। चलिए, जो हमने अभी रिजल्ट किए हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, उसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस हैं। मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ उनको। जो हमारा मैग्नीट्यूड था आर का, है ना, आर हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दो वेक्टर के बारे में बात हो रही है। ये था आपका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन थी आपकी 10 बीटा विच वाज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी ABC बन गया और यहाँ पर B साइन थीटा हो गया। ये था, ठीक है। तो डायरेक्शन का तो अभी कोई हम यहाँ बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड। यानी कोई दो वेक्टर आप जोड़ रहे हैं, दो वेक्टर आप अगर ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम या हाईएस्ट जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी आर की मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट, वो कब आएगी और क्या कंडीशन होगी। मैक्सिमम रिजल्टेंट यानी उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। देखिए, रिजल्टेंट को मैक्सिमम करने के लिए, यानी मेरा मतलब है आर को मैक्सिमम करना है। अब आर को मैक्सिमम करने के लिए यहाँ जाइए, यानी इसको मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम करने के लिए एक ये चीज़ है, थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। ए और बी तो फिक्स रहेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा। ये थीटा जो है एंगल कम ज़्यादा होने से ये वैल्यू चेंज होगी। यानी कहने का मतलब है इसको मैक्सिमम तभी किया जा सकता है जब हम कॉस थीटा को मैक्सिमम करें, ठीक है। और ये कॉस थीटा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। तो कॉस थीटा हमें क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, तभी हमारा ये आएगा। कॉस थीटा 1 होना चाहिए। और थीटा कब होता है 1 कॉस थीटा 1, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। तो ये बात निकल कर आएगी, दो एंगल के बीच में अगर एंगल कितना है 0 डिग्री है तब आर मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो इसमें रख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कॉस थीटा 1 तो खाली 2ab हो गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आर मैक्सिमम, इसका स्क्वायर हटा दो आप, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। यानी दो वेक्टर आप जोड़ते हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो एंगल बना भी दें, इसका एंगल बना सकते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास है ये वेक्टर ए, ठीक है, और उससे साथ हमें जोड़ना है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री। तो जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर बना दो आप। जब ऐसा करोगे आप तो यहाँ पर आप एंगल कितना ले रहे हो, एंगल आप उसी डायरेक्शन में जब है तो यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा यहाँ पर कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो देखो ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 7। ये इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती। 3 और 4 की मैक्सिमम वैल्यू 7 ही आ सकती है, इससे कम भी हो सकती है। अगर ये वेक्टर थोड़ा सा भी हमने मोड़ दिया तो अब ये रिजल्टेंट बनेगा और उसकी वैल्यू इतनी मैक्सिमम नहीं होगी, फिर वो कम हो जाएगी। अगर हमने बी को हम मोड़ते चले गए तो रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी और ऐसे यहाँ होगी। अब मिनिमम भी निकालते हैं, मिनिमम कब होगी, उन दोनों के बीच में फिर वेरी करेगी, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, एक बार ये खत्म हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यस, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट की। देखिए रिजल्टेंट जो है आपका, है ना, आर रिजल्टेंट, ये मिनिमम करना है अगर आपको, ठीक है। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू को मिनिमम करना होगा। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बता सकते हैं आप, इतना तो पता होना चाहिए, ये होती है -1। माइनस और +1 के बीच में वेरी करती है। तो ये थीटा क्या हो कि -1 आए, तो ये होना चाहिए आपका 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एंटी पैरेलल होते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड निकालने का वो मिनिमम आता है।
ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये थीटा 180 रखें इसके अंदर और देखें क्या आता है आर मिनिमम। तो आर मिनिमम निकाल सकते हैं, आर मिनिमम तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 180 कितना हो जाएगा -1, तो जाएगा -2ab, है ना, ये अंडर रूट, तो ये जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हट जाएगा अंडर रूट, तो आर मिनिमम की वैल्यू आ गई आपके पास। यानी दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस ले लें तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से। देखिए ए वेक्टर था यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए 3 है इसकी वैल्यू, और जो बी वेक्टर होगा वो बनेगा इधर, इसकी वैल्यू हो गई 4। इनका जो रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों अपोजिट हैं, और इन दोनों के इनके बीच में जो एंगल हुआ, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो हो गया 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट कहाँ ड्रॉ करोगे, इसी लाइन में होगा रिजल्टेंट। देखिए दिस माइनस दिस, इसमें से ये घटा दी जाए, यानी इसको ट्रांसलेट करके मैं अगर यहाँ ले आऊँ, ठीक, इसको ट्रांसलेट कर कर मैं यहाँ ले आऊँ, तो जो बचेगा, यानी इसको उठाता हूँ मैं और इसको मैं बनाता हूँ ब्लैक से, तो मैंने ब्लैक इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया, तो ये बन गया। तो इतना वेक्टर बना बचा, वो कितना है 4 - 3 यानी 1, सिर्फ 1 बचेगा, यानी 4 - 3 1। तो यहाँ मॉडुलस लगा दें, बड़े में से छोटा या छोटे में से बड़ा माइनस करो, आपका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। तो ये 2 केस भी बनते हैं जहाँ पर आप ये बता सकते हो कि मिनिमम हमारा 2 वेक्टरों का हम मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट ला सकते हैं, मिनिमम कितना रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो ये बात हुई है। अब हम करेंगे वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, एडिशन समझ में आ गया आपको। अब एक चीज़ और करा देता हूँ मैं इसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक पार्ट इसका, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए एडिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूले रूल थे, कुछ लॉ थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के अंदर होता नहीं है, ये भी आप बात समझ लीजिए, है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात बोली कि देयर इज़ ए नो सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर, ये बात सच है। यानी हम फिर क्यों बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ऐसा कहा जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बट एक्चुअली में हम उसको एज ए एक तरह से एडिशन ही होता है वेक्टर्स का, बट वहाँ पर हम नेगेटिव वेक्टर की हेल्प लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इतनी बात, तो अब याद ही रखें, देयर इज़ नो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, होता ही नहीं है, देयर इज़ एडिशन। मान लीजिए हम रिजल्टेंट लेकर आ रहे हैं 2 वेक्टर का, और वो रिजल्ट इस तरह से लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप कहोगे वेक्टर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है, और हम इसको ग्राफिकली भी दिखाएंगे, लेकिन क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं ना ये वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ तो ऐसे लिखा जा सकता है, और ये क्या नेगेटिव वेक्टर है, किसका, बी का, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, और वो ऐड किस में हो रहा है, पॉजिटिव वेक्टर ऑफ ए, यानी एडिशन ही तो हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं देयर इज ए नो सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली इट इज ए एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू ए नेगेटिव वेक्टर, तो इसलिए इसको हम एडिशन ही कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब इस तरह से हम लिख सकते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पर, इसके डायरेक्शन पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। इन 2 वेक्टर को हम पहले ग्राफिकली बनाएंगे और फिर समझेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए मैं ए और बी जैसे हम बनाते हैं, ये हमने एक वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया और एक ये वेक्टर हमने बी रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हमें चाहिए ए माइनस बी, तो यहाँ ए और बी का तो हमें पता है, और हम इसका पैरेललोग्राम या ट्रायंगल के हिसाब से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस माइनस बी कर रहे हैं, तो हमें चाहिए इसका अपोजिट, बी का अपोजिट, यानी बी का नेगेटिव चाहिए। तो बी का नेगेटिव करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रखते हैं नेगेटिव वेक्टर में, सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। तो इसको उठाकर हम इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे, तो यहीं से हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस बी,
अब इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ आप लगा सकते हैं। इसके पैरेलल यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं लाइन इस तरह से, और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करें। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आप क्या बनाओ, डायगोनल बनाओ, और ये डायगोनल जो होगा यही रिप्रेजेंट करेगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये आपका है एक्चुअली में ए माइनस बी, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या फ़र्क हो रहा, फ़र्क क्या हुआ देखिए, अब डिफरेंस क्या है। ये अगर एंगल इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ जो हम लिखते हैं अपने फॉर्मूले में वो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन यहाँ केस में जब हमने उसको नेगेटिव किया, तो अब ये वेक्टर हमारा कंसिडरेशन में आएगा, और ये अगर थीटा है तो ये लीनियर पेयर की वजह से हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो आएगा आपका आर ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ऐसे रखेंगे। अब एंगल अब क्या है, एंगल है हमारा 180 माइनस थीटा है ना, क्योंकि हम इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ हम नेगेटिव ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो बी होगा, और ये 2ab मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव नहीं लिया जाता है ना, लेकिन हम यहाँ ए और माइनस बी ट्रीट कर रहे हैं, तो ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा है, थीटा ए और बी के बीच में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और ये नेगेटिव साइन देगा आपको, तो जाएगा 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका आर। तो थोड़ा रिजल्टेंट भी आपका चेंज हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर में। आप देख रहे हो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है बीच में, जो हमारा एडिशन में प्लस आता था क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर आने से 180 माइनस थीटा हो गया। तो इससे पता चलता है दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू अ नेगेटिव वेक्टर, तो ये उसका रिजल्ट आएगा। तो इसको भी आप रिजल्ट को याद रखें, ताकि हम इसका यूज़ न्यूमेरिकल में जब हम करेंगे तो उसको दोबारा से अलग से कंसिडर किया जाएगा नेगेटिव वेक्टर के बारे में। तो ये हमारा कंसेप्ट आज की इस वीडियो का पूरा होता है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी के 2 प्रॉब्लम्स हैं वो लेंगे, और कुछ इजी प्रॉब्लम के साथ इस कंसेप्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो हमने पढ़ा ऑपरेशन, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो हम पहले प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन हैं, इक्वल वेक्टर्स, देयर आर 2 इक्वल वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू ईदर ऑफ देम, यानी दोनों वेक्टर्स के इक्वल ही रिजल्टेंट भी आता है। देयर आर 2 वेक्टर्स हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर में से किसी भी वेक्टर के बराबर होता है। वेक्टर भी अपने आप में बराबर है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। यानी हमारे पास 2 इक्वल वेक्टर हैं और उसका रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर के बराबर है, तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, किस तरह से वेक्टर को अरेंज, किस एंगल पे लिया जाए कि उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाए। तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए हम 2 वेक्टर जो लेके चल रहे हैं, पहला वेक्टर हमारा ए है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है, यानी दोनों वेक्टर बराबर हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ये बना दिया हमने, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी उन्हीं के बराबर है। इस तरह की कुछ कंडीशन है, तो थीटा क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। थीटा क्या होगा बताएं, ठीक है। पूरी डिटेल आपके सामने है, ऐसे कुछ टेक्स्ट में नहीं लिखा मैंने। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये थीटा हमें निकालना होगा जब ये रिलेशन हो। तो इसमें हम अगर वैल्यू पुट करें, सभी को हम कुछ या तो ए ले लें या तो बी ले लें या तो आर ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो हम मैंने सबको आर ले लेते हैं क्योंकि सब बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आर स्क्वायर, इसको भी ले सकते हैं आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2a आर इंटू आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस थीटा।
तो आर स्क्वायर प्लस 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा। आर स्क्वायर सभी टर्म में आ रहा है तो आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो आप, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 2, कॉमन ले लेता हूँ 2, तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, यानी माइनस 1/2। -1/2 को अगर हमें कॉस में लिखना हो तो हो जाता है कॉस 60 डिग्री, ठीक। और नेगेटिव साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लें इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 120 डिग्री, और यहाँ पर क्या है आपका कॉस थीटा। कॉस कॉस अगर कट गया तो थीटा कितना आ गया 120, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री अगर ऐसी कंडीशन होगी। तो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पहली प्रॉब्लम थी। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। सपोज हमारे पास दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। मैक्सिमम हमारे पास दो फोर्सेस हैं और उनका जो मैक्सिमम इफेक्ट है सपोज वो है 29। टू फोर्सेस, मैक्सिमम ऑफ देम इज़ 29 एंड मिनिमम ऑफ देम इज सपोज 5, ठीक है। टू फोर्सेस, दो फोर्सेस क्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ हमने वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं बोला, अब अंडरस्टूड होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ है। दो फोर्सेस हैं, एक उनका जो सम है, उनका जो सम का जो रिजल्ट है, मैक्सिमम रिजल्ट 29 है और मिनिमम रिजल्ट 5 है। तो वेक्टर्स क्या होंगे, यानी फोर्सेस कितनी होंगी फिर, ये हमें बताना है। दो वेक्टर्स मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2 है, ठीक है। तो हमें जो दिया हुआ है, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो R मैक्सिमम है वो तो है 29 का रिजल्टेंट, है ना, और R मिनिमम जो है वो है आपका 5 सपोज। तो हमें बताना क्या है हमें कि व्हाट इज़ F1 एंड F2 फाइंड करना। फाइंड F1 एंड F2 फाइंड कीजिए। देखिए R मैक्सिमम और R मिनिमम की मैं बात आपको बता चुका हूँ, कब मैक्सिमम होते हैं दो वेक्टर का सम और कब मिनिमम होता है उनका रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम कब होता है, जब हम सिंपली उनको ऐड करते हैं, यानी F1 प्लस F2 करते हैं, यानी दो वेक्टर ए बी थे ना, F1 F2 हो गया, मैग्नीट्यूड को ही जोड़ रहे हैं तो 29 हो गया, और इनका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस करने से आती है, यानी 5 हो गई। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2F1, और यहाँ पर ये कितनी वैल्यू जाएगी 34, 2 से डिवाइड कर दो तो F आ जाएगा F1 17 आ गया, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए आप F1 की इधर, तो F1 माइनस 5 इज इक्वल टू F2, यानी 17 माइनस 5 इज इक्वल टू F2, तो F2 आ गया आपका 12। तो ये दो फोर्सेज होंगी, इनको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए आप, 29 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर, यहाँ 1 लिख दिया मैंने, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया। तो थर्ड एक और प्रॉब्लम, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और वो आई हुई है AI-EEE में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम देखिए। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम ये है कि टू वेक्टर्स जिनका सम दिया हुआ है आपको, है ना, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम of two vector is 18 and the magnitude of the resultant is 12, okay, and the resultant is perpendicular to the smaller angle, smaller vector. Then tell the magnitude of each vector.
हमें दो वेक्टर हैं, उन दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 18 गिवन है और जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ठीक है। और एक चीज़ और ये गिवन है कि जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री एंगल पर है स्मॉलर वेक्टर से। तो आप बताएं वो वेक्टर इंडिविजुअली कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम है। तो हमारे पास मान लीजिए लेट टू वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें, लेट टू वेक्टर्स, हम उसको अगर रिप्रेजेंट करें आर पी एंड क्यू, जो हमें गिवन है, ठीक। और हमें गिवन ये है कि p प्लस क्यू है आपका 18 और इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट r विच इज़ p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ r गिवन इज़ 12। ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि बिना वेक्टर के मैंने लिखा हुआ, दिस इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की छोटे वेक्टर के साथ वो दी हुई है 90 डिग्री। तो वो डायरेक्शन हम tan बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये माने कि p इज़ लेस देन q, तो p के साथ वो एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दी हुई है और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो हमें ये दिया हुआ है tan बीटा, हमें दिया हुआ है। tan बीटा है क्या एक्चुअली, tan बीटा यहाँ पर होगा किसके साथ है, ये p के साथ हमें बताना। तो यहाँ p आ जाएगा, ठीक है, यहाँ q आ जाएगा और यहाँ आता है cos थीटा और यहाँ q आ जाएगा, यहाँ आएगा sin थीटा। ऐसा आप ए बी की जगह पी के हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमें बीटा दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, बीटा इज़ 90 डिग्री। तो दिस इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन। अब हमें बताना है व्हाट इज़ पी क्या है और क्यू क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ आपका AI EEE में भी, ठीक है। कंडीशन को समझ लीजिए, दिस एंड दिस इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ पी एंड क्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है वो हम लिख लेते हैं। पहले आर को हम क्या लिखते हैं, आर को हम लिखते हैं जो हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दूसरा हमें यहाँ जो गिवन है यानी tan बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी थीटा क्यू साइन थीटा, ये क्यू है ये थीटा है, इसमें कन्फ्यूज ना हो, दिस इज क्यू। और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी नीचे होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू कॉस थीटा की वैल्यू तो जाएगी -p। इस बात को थोड़ा नोट कर लें, हम इस बात को नोट करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी इक्वेशन है 1, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है ये हमें, ठीक है ना, हम इसकी वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। अच्छा क्यू कॉस थीटा कितना आ रहा है -p, इसकी जगह हम लिख लिया -p। और ये हमारा है 12, तो ये जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो क्यू प्लस पी और ये क्यू माइनस पी हो जाएगा और ये कितना होगा 144। अच्छा क्यू प्लस पी तो हमें मालूम है, ये में दिया हुआ है, इसकी जगह 18 लिख सकते हैं। तो 144 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। 18 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो 144 डिवाइड बाई 18 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 जा 64, ठीक है 8, ये आ जाएगा आपका 8, ये आएगा क्यू माइनस पी, ठीक है। तो क्यू माइनस पी 8 हो गया और क्यू प्लस पी 18 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आया इसको हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हमारे पास ये है क्यू प्लस पी और ये कितना है आपका 18।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू क्यू, ये हो जाएगा आपका 26, यानी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। तो एक जो वैल्यू है वेक्टर की वो आ गई आपकी। तो आप पी भी निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू क्यू माइनस 8 यानी 13 माइनस 8 यानी 5। तो p भी आ गया आपका 5। तो ये दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट तो आपका 12 आएगा, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ p। तो दिस इज द आंसर हाउ यू कैन कैलकुलेट। इस तरह के क्वेश्चन वैल्यू चेंज होकर आते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब थोड़ा हमने इजी क्वेश्चन के साथ अच्छी तरह से एक बेस कर लिया अपना। अब हम दो इसके एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, वो हम समझते हैं। एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है 4.1 एग्जांपल। क्वेश्चन सेज ऑन अ सर्टेन डे rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second. A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? यहाँ सिचुएशन को समझें। यहाँ से इस तरह से रेनिंग हो रही है, ये डायरेक्शन है वर्टिकली, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ टू साउथ हो गया। एक ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका हो गया ईस्ट टू वेस्ट। तो विंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। तो अगर हम डायग्राम से इसको शो करें वेक्टर से, तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर अगर है जो हमें दिखा रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया, एंड दिस इज गिवन एज 35 मीटर पर सेकेंड। उसकी डायरेक्शन ऐसे हम शो करते हैं, और विंड की डायरेक्शन इधर है, तो ये अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो यहाँ पर है वो ये वाला डायरेक्शन, क्योंकि इससे ये ज़्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अब हमें बताना व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमें उससे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। और जब हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी तो उसके हेल्प से हम अपने अम्ब्रेला को पता लगेगा कि हम किस एंगल से उसको होल्ड करना है ताकि हम बारिश से बच सकें। तो यहाँ देखिए, अब उसको आप समझें सिर्फ दो वेक्टर की तरह देखें, एक आपका रेन की है और दूसरा ये आर नहीं, यहाँ विंड होगा, डब्ल्यू डाल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड वेलोसिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेक्टर की जगह आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, ये इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो जब पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, क्योंकि यहाँ पर दोनों टेल टू टेल हो रहा है, तो इसके पैरेलल आप और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, और यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है VW विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। हमें दिया हुआ है रेन विच इज़ इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बाई पैरेललोग्राम लॉ, बाई पैरेललोग्राम लॉ है ना, पैरेललोग्राम लॉ हम V लिख सकते हैं, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम सिंपली V से डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला वेक्टर ऐसे, यानी रेन का स्क्वायर और ये विंड वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहाँ cos थीटा कितना है, यानी हम इसको ले सकते हैं 2VR V विंड और cos 90 डिग्री। तो ये वैल्यू 0 होने वाली है, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और ये अंडर रूट के अंदर है, तो हमारे पास सिर्फ हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। तो अब वैल्यू डाल दें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका। तो यानी ये हमारा है 35 स्क्वायर और ये है हमारे पास 12 स्क्वायर। इसको अब देख लेते हैं वैल्यू क्या आती है। ये आ जाएगा 25 और 12 प्लस 144, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 हो गई, 4 and 2 6 हो गई, 1 and 1 3 हो गई, और ये हो गया। तो ये होता है स्टूडेंट 37। तो देखिए दोनों मिले वेलोसिटी, तो दोनों ऐसा नहीं कि ऐड हो गई है प्रॉपरली, एंगल के हिसाब से 35 और 12 मिलकर 37 होती है। ये वेक्टर का सम होता है, डिफरेंट वैल्यूज आती है। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू आ गई। अब हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट होगा जो वो इस तरह से होगा डायगोनल उसी कॉमन पॉइंट से। तो ये हमारा हो गया V, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ निकाल लिया।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम बताएं अगर इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हम बताते हैं, मान लीजिए इसको बोलते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा ये डायरेक्शन हो जाएगी और डायरेक्शन विथ वर्टिकल, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल ले लें, तो ये इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये जाएगी वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, और ये वैल्यू हमारे पास है 12/35, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली आती है 0.343, और आप थीटा लेंगे तो 10 इनवर्स 0.343। तो ये करते करते आपको अगर आपको ये यहाँ तक तो निकाल सकते हो, लेकिन ये निकालना मुश्किल है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो आता है, ये थीटा की जो वैल्यू आती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री आती है। तो यहाँ आपका आंसर आ गया, यानी इतने डिग्री पर हमें अम्ब्रेला, तो इस सरफेस से हमें, ये अगर सरफेस है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें अम्ब्रेला खोलना, तो अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में खुलेगा ऊपर, यानी अम्ब्रेला की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे अम्ब्रेला हम खोलेंगे, क्योंकि ये जो एंगल हमारा है वही एंगल इतना आएगा, यानी वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाकर हमें उसको ओपन करना होगा। तो दिस इज़ योर एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, वेक्टर की हेल्प से इसको हम किस तरह से करेंगे। दिस क्वेश्चन सेज अ मोटर बोट इज racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east to south. Find the resultant velocity of the boat. तो वेलोसिटी बोट की भी है और जिस पानी में वो जा रही है, जिसमें वो फ्लो कर रही है, उस पानी की भी डायरेक्शन है, यानी वाटर करंट की भी डायरेक्शन है और बोट की भी अपनी डायरेक्शन है, दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन है। अब इन डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से जो बोट होगी वो एक तीसरी डायरेक्शन में, यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगी और एक अलग ही मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगी। यहाँ दोनों वेलोसिटीज़ जो दी हुई हैं उनका अपना अपना मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा उस वेलोसिटी का, उस मैग्नीट्यूड के साथ वो बोट एक्चुअली में मूव करेगी और उसकी डायरेक्शन भी उन दोनों डायरेक्शन से अलग होगी, जो नहीं कि एक वेक्टर की तरह ये ट्रीटमेंट होगा। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शन के साथ कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें हम पूरी सिचुएशन को समझेंगे। तो यहाँ पर जो बोट है हमारी वो जा रही है 25 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में, तो ये आपका नॉर्थ हम लेते हैं इसको, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक वेक्टर से शो करते हैं इसकी वेलोसिटी, और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं वेक्टर, ये 25 यहाँ पर है, तो ये वेलोसिटी मान लेते हैं v ऑफ बोट, ठीक है, ये हमें दी हुई है। तो जो सॉल्यूशन में हम पहले चीज़ों को नोट कर लेंगे, हमें वेलोसिटी ऑफ बोट है, स्मॉल b बना लो चलिए, तो वो हमें दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है ना टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह से लिखेंगे। ओके, इस तरह से अब जो वाटर करंट है, वाटर जो है पानी ऐसे, ये बोट ऐसे जा रही है, पानी की जो डायरेक्शन है वो ये दी हुई है 60 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है, तो 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ईस्ट यानी ईस्ट की तरफ कितना 60 डिग्री, कहाँ से, साउथ से, तो साउथ पर आएंगे पहले और 60 डिग्री आगे की तरफ मूव करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और वो कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ इस तरह से बनेगा, ये छोटा सा बनेगा 10, ये हो गया, यानी ये जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो ये दो वेक्टर हैं आपके, यानी ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ करंट, वाटर करंट, ठीक है, ये आपको ये भी दी हुई है वैल्यू इसकी। अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए हैं और इसको हम पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। तो इसके पैरेलल अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें लाइन इस तरह से, और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करें, तो ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बना, और जहाँ से दोनों टेल मिल रही हैं उससे हम इसका डायगोनल बनाएं, तो डायगोनल ये बनेगा, तो ये जो डायगोनल होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक, यानी ये इस रिजल्टेंट को हम शो करते हैं v से। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट विच इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, तो बाई पैरेललोग्राम लॉ, है ना, इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी v बोट की प्लस v
करंट ऐसे लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी कॉस एंगल दोनों के बीच में कितना होगा। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में होगा, अगर ये 60 है तो पहले लीनियर पेयर से ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा, तो यहाँ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। ये है हमारा बोट की 25 स्क्वायर प्लस दिस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 और कॉस 180 डिग्री होता है -1/2 और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक, अब ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन आएगा, तो ये जाएगा आपका 625, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया तो 250 ये हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 725 माइनस 250। ठीक है, इसको वैल्यू लिख लो आप 725 250 5 7 6 5 575 तो हो गया 575 अंडर रूट। ठीक, सही है। दिस इज़ 4 होगा 475। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो नहीं पूछा कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, यानी इस वर्टिकल के साथ बता दें आप कि कितनी डायरेक्शन, इसको हम बीटा बोल दें तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगी इसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। डायरेक्शन तो डायरेक्शन हो गया आपकी 10 बीटा। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे 10 बीटा को, ये बीटा किसके साथ है, वी बी के साथ है, तो यहाँ लिखेंगे वी बी प्लस दूसरा वेक्टर है वी सी, तो यहाँ वी सी आ गया और यहाँ जाता है कॉस 120 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा यही वी सी साइन 120 डिग्री, ये है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वी सी हमारा 10 साइन 120 डिग्री कितना होगा 60 अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, तो 10 अंडर रूट 3/2 और ये 25 - 5 यानी कि 20 10, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 10 बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4। तो ये आपकी डायरेक्शन भी बता देगा। दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 5। एक्चुअली में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 था। ओके, तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें टू इनहेंस योर एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।